हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 11 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 11 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। क्या आपकी एसएससी परीक्षा की तैयारी में आ रही है रुकावट? अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है लूसेंट डेली T20 टेस्ट सीरीज बाय वरुण अवस्थी सर। इस टेस्ट सीरीज में आपको मौका मिलेगा जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स में अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने का। इस टेस्ट सीरीज में 16 टेस्ट रहेंगे जो कि 3 हफ्तों के दौरान डेली बेसिस पे कंडक्ट किए जाएंगे। इसी के साथ वरुण अवस्थी सर द्वारा इन टेस्ट का एनालिसिस भी किया जाएगा, जिसके लिए स्पेशल क्लासेस अलग से कंडक्ट की जाएगी और ये क्लासेस होंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी 7 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड, एनरोल करें इस फ्री टेस्ट में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये कब मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन्स डे। तो ये आज ही के दिन मतलब कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो पहाड़ों के महत्व के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। यदि हम अदर इम्पॉर्टेंट डे को डिस्कस करें तो 7 दिसंबर को क्या मनाया गया? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है 10 दिसंबर, क्योंकि 10 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। और कल मैं आप लोगों को मानवाधिकार दिवस की थीम बताना भूल गई थी, तो इसकी थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में किस महिला ने टॉप किया है? तो देखिए, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व की टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि फिर से टॉप पर बनी हुई हैं एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल ये है कौन? तो ये हैं जर्मनी की चांसलर। ये रही हैं पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर रही हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। ये कौन है? तो ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। तीसरे स्थान पर रही है कमला हैरिस, जो कि हाल ही में यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। भारत की तरफ से जो निर्मला सीतारमण जी हैं, ये रही हैं 41वें स्थान पर, मतलब कि भारत की तरफ से तो टॉप पर है। ओवरऑल इनकी रैंकिंग है 41। और जो बायोकॉन की संस्थापक है किरण मजूमदार शॉ, इनकी रैंकिंग है 68। तो टॉप पर कौन है? एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर है। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं जर्मनी की लोकेशन। वर्ल्ड मैप के थ्रू एक बार मैं आप लोगों को सभी महाद्वीप बता देती हूँ, क्योंकि आगे जो भी हम कंट्री डिस्कस करेंगे ये मैप आप दिमाग में रखिएगा तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। जैसे कि ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। अफ्रीका के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है मेडागास्कर, ये है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पास ही यहाँ विश्व के 8वें महाद्वीप की खोज की गई है, जिसका नाम है जीलैंडिया। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है एशिया का और ये है यूरोप। तो जर्मनी ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ही स्थित है। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। जर्मनी की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी तो ये है यूरो। जर्मनी से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन से संचालित विश्व की पहली ट्रेन ये जर्मनी ने ही लॉन्च की थी, जबकि हाइड्रोजन से संचालित विश्व की पहली डबल डेकर बस ये भी हाल ही में स्कॉटलैंड ने लॉन्च की है। और स्कॉटलैंड की लोकेशन कुछ यहाँ पास है यूके के ऊपर तरफ। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु सेलियन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो ये किया गया है चाइना के द्वारा। तो देखिए, चाइना ने हाल ही में पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य यानी कि आर्टिफिशियल सन परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। और इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा यानी कि फ्रेश एनर्जी मिलने की उम्मीद है। अब हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर ये होता क्या है? तो देखिए, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कि नाभिकीय चेन यानी कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर का सबसे बड़ा इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में किया जाता है। और 2 टर्म आप लोगों ने अक्सर पढ़े भी होंगे, एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। यानी कि
न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तब ये कहलाता है नाभिकीय संलयन। और विखंडन, तो देखिए विखंडन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके लगभग बराबर द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, तब ये कहलाता है विखंडन। वैसे आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया है। तो यही है कि हाल ही में चाइना ने अपने पहले आर्टिफिशियल सन परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। आप मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन। चाइना जो कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है SCO का और AIIB का। करेंसी तो ये है रेन मिनबी। प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी जनगणना की शुरुआत ये चाइना में ही हुई है। कुछ समय पहले ही जो ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इसे टॉप किया था चाइना ने। इंडिया की रैंकिंग थी 12वीं। अब देखिए आप लोगों की डिमांड पर ही, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। नवंबर मंथ का जो मंथली वीडियो है जिसमें कि 1 से 30 नवंबर तक के सेलेक्टेड टॉप 200 क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। ये जो वीडियो है टॉप 200 करंट अफेयर क्वेश्चन का, ये वीडियो मेरे द्वारा ही बनाया गया है जो कि कल अपलोड हो चुका है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए नई बैग पॉलिसी के अनुसार बैग का भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? तो ये नहीं होगा 5 किलोग्राम से अधिक। तो देखिए सरकार ने स्कूली छात्रों के बस्ते के वजन को लेकर के हमेशा उठने वाले विवाद को फिलहाल खत्म कर दिया है। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक नई बैग पॉलिसी जारी की गई है जिसके अनुसार स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उनके वजन के 10% से अधिक नहीं होगा। मान लीजिए बच्चे का वजन 50 किलोग्राम है तो इसका 10% मतलब कि उनके बैग का वजन 5 किलोग्राम ही हो सकता है। और इस नई नीति के अनुसार कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों के बैग का वजन मतलब कि जो औसतन वजन है, एवरेज वेट, ये 1.6 से लेकर के 2.2 किलोग्राम तक होगा। 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बैग का वजन 3.5 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा, मतलब कि मज़े करो। यदि हम बात करें शिक्षा मंत्रालय की तो प्रेजेंट टाइम में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र तो ये है हरिद्वार। रमेश पोखरियाल जी जिन्हें अभी हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया है? तो ये दर्जा दिया गया है ब्रेक डांस को। तो देखिए 2024 में फ्रांस की कैपिटल है जो पेरिस, यहाँ जो समर ओलंपिक होंगे, इस समर ओलंपिक में जो ब्रेक डांस है इसे आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया गया है, मतलब कि ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है लॉजेन, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? तो इनका नाम है थॉमस बाक। अब यदि हम बात करें ओलंपिक की तो दो तरह के ओलंपिक होते हैं, एक तो है समर ओलंपिक, दूसरा है विंटर ओलंपिक। तो देखिए एक समर ओलंपिक तो इसी साल होने वाला था 2020 में, जो कि कोविड के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है, और ये अगले साल मतलब कि 2021 में आयोजित किया जाएगा जापान के टोक्यो में। इससे जो नेक्स्ट होगा 4 साल बाद, मतलब कि 2020 से ये नेक्स्ट होता 2024 में, तो इसे होस्ट करेगा पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है। और इसी में ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया गया है। अब यदि हम बात करें विंटर ओलंपिक की तो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक ये कब होने हैं? 2022 में। और 2022 में जो विंटर ओलंपिक होंगे इसे होस्ट करेगा चाइना की कैपिटल बीजिंग। इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में, इसे कौन होस्ट करेगा? मिलन जो कि स्थित है इटली में। तो ये सभी आप याद रखेंगे। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के 1 लाइनर करंट अफेयर की PDF इसके लिंक ओपन है। इसके अलावा लास्ट 10 मंथ के जनवरी से अक्टूबर तक के करंट अफेयर की PDF जिसमें कि सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसके भी लिंक ओपन है। किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा?
तो ऐसा फैसला किया गया है अर्जेंटीना के द्वारा। तो देखिए, यदि देखा जाए तो इस महामारी के दौरान हर देश आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, तो ऐसे में जो अर्जेंटीना गवर्नमेंट है इसका ये कहना है कि देश के जो भी पूंजीपति लोग हैं उन पर एक खास टैक्स लगाया जा रहा है और इस टैक्स के माध्यम से जो भी पैसे इकट्ठे होंगे उनका इस्तेमाल दवा और ज़रूरी चीज़ों को खरीदने में किया जाएगा। और इस नए संपत्ति कानून के अनुसार ये जो टैक्स है ये एक ही बार लगाया जाएगा और ये उन लोगों पर लगाया जाएगा जिनके पास 20 करोड़ पेसो जो कि अर्जेंटीना की मुद्रा है। तो जिनके पास 20 करोड़ पेसो यानी कि 25 लाख डॉलर से अधिक की संपत्ति है उन पर ये नया संपत्ति कानून लागू किया जाएगा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं अर्जेंटीना की लोकेशन। वर्ल्ड मैप के थ्रू मैंने आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की लोकेशन दिखाई भी है। तो अर्जेंटीना ये साउथ अमेरिका का ही एक देश है। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है ब्यूनस आयर्स। करेंसी तो अभी मैंने बताया है अर्जेंटीना पेसो। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है अल्बर्टो फर्नांडिस। और अर्जेंटीना की जो घास की भूमि है इसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सवाना भूमि। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश, मतलब कि विश्व का पहला देश जिसने कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं के उपयोग को मंजूरी दी है, ये अर्जेंटीना ही बना है। और इस गेहूं का नाम क्या है? HB4। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये ऐलान किया गया है पार्थिव पटेल के द्वारा। पार्थिव पटेल, इनका 18 साल लंबा करियर रहा है और ये भारत के सबसे युवा विकेट कीपर भी रह चुके हैं। और 2015 में जो विजय हजारे ट्रॉफी रही इसमें गुजरात टीम की कप्तानी भी ये कर चुके हैं पार्थिव पटेल। और इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो देखिए, अभी हाल ही में प्रजा फाउंडेशन के द्वारा शहरी प्रशासन सूचकांक ये रिलीज़ किया गया, जिसके अनुसार जो ओडिशा है ये पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर रहा छत्तीसगढ़ और चौथे स्थान पर रहा है केरल। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन, क्योंकि ये रहा है टॉप पर। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर अभी हाल ही में ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला शहर भी बन गया है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा में ही 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क, दूसरा है भीतरकनिका नेशनल पार्क। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है इंडेक्स को टॉप किए जाने की, तो एक बार आप सभी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। शुरू कर यदि हम ओडिशा से ही, तो ओडिशा ये अमृत रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ये AMFFR इंडेक्स में टॉप पर रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो देखिए हाल ही में जो स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया था इसमें भारत का सबसे स्वच्छ राज्य ये छत्तीसगढ़ बना है, जबकि भारत का सबसे स्वच्छ शहर ये बना है मध्य प्रदेश का इंदौर। यदि हम बात करें केरल की, तो नीति आयोग के द्वारा जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इसे टॉप किया था केरल ने ही। तो ये सभी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में नए संसद भवन का शिलान्यास किसने किया है? तो नए संसद भवन का शिलान्यास अभी हाल ही में 10 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इस नए संसद भवन में बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ होंगी। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम का जो संसद भवन है ये लगभग 100 साल पुराना है, जो कि ब्रिटिश शासनकाल में बनाया गया था और इसमें जगह और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। इसलिए कुछ समय पहले ही नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई थी और ये जो नया संसद भवन है ये 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसमें लगभग 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अच्छा, ये जो नया संसद भवन बन रहा है इसका ठेका यानी कि टेंडर ये किसे मिला है? तो ये मिला है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। अभी हाल ही में, मतलब कि सितंबर 2020 में लगभग 861 करोड़, एग्जैक्ट यदि आप कहेंगे तो 861.90 करोड़ में बोली लगा करके ये टेंडर अपने नाम किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। तो इसी नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
2021 विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सेम यही क्वेश्चन मैंने कल भी रखा था, तो देखिए इसमें थोड़ा कुछ करेक्शन करना है। कल मैंने इसका राइट आंसर बताया था स्विट्ज़रलैंड, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक होनी है इसका वेन्यू चेंज हो चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। हालांकि इसे मैंने PDF में भी मॉडिफाई कर दिया था और जो ऑडियो आप सुनते हैं इसमें भी मैंने इसका राइट आंसर सिंगापुर ही बताया है। तो यही है कि विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेज़बानी सिंगापुर करने वाला है। यदि हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो कि दुनिया भर के राजनीतिक और व्यापारिक नेताओं का एक वार्षिक मंच है, इसकी मेज़बानी जो 2021 में सिंगापुर करने वाला है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है द ग्रेट रीसेट। अब यदि हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है कोलोन, स्विट्ज़रलैंड में। और देखिए पिछले ही साल मतलब कि 2019 में इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, इन्हें क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया था। और क्यों नवाजा गया था? मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिंगापुर के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं सिंगापुर की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है सिंगापुर सिटी। करेंसी तो ये है डॉलर। हाल ही में यहाँ के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? ली सियून लुंग। देखिए अभी हाल ही में IMD के द्वारा ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था और ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड में टॉप पर रहा था सिंगापुर। अपने भारत की तरफ से जो हैदराबाद है ये रहा था टॉप पर। ओवरऑल इसकी रैंकिंग रही है 85। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो एप्पल है, एप्पल के द्वारा पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर ये सिंगापुर में ही स्थापित किया गया है। सिंगापुर से ही रिलेटेड एक और नाम आप याद रख सकते हैं, प्रीतम सिंह का। जो प्रीतम सिंह है ये भी हाल ही में सिंगापुर के पहले विपक्ष के नेता चुने गए हैं और ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था WHO फाउंडेशन के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर था अनिल सोनी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, नेपाल और चाइना द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़कर कितनी हो गई है? इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में तो देना ही है। साथ ही मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। लाइक का रेशियो भी पर डे डाउन हो रहा है, ना तो शेयर करते ना ही लाइक करते। आप मुझे ये बताइए कि वीडियो में किस चीज़ की कमी हो रही है तो उसे मैं इम्प्रूव कर सकूँगी। तो वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।